आप देख रहे हैं न्यूज एक्सेस 24/7 खबरों का केंद्र, सच के साथ हर समय। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महमूद पर्चा ने मीडिया के सामने आकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने देश की न्यायिक प्रक्रिया और पीड़ित की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मीडिया से बातचीत में महमूद पर्चा ने कहा कि विक्टिम और उसका परिवार आज भी भय के साए में जीने को मजबूर है और यह खतरा समय के साथ कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह मामला केवल कागजी कार्रवाई या कानूनी बहस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इंसानी जिंदगी और सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। महमूद पर्चा ने मीडिया को बताया कि पीड़ित पक्ष ने कई बार कानून का दरवाजा खटखटाया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें आज तक पूर्ण सुरक्षा का भरोसा नहीं मिल सका। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार ने कई शिकायतें दर्ज कराईं, लेकिन हालात ये हैं कि आज भी उन्हें डराया जा रहा है और उन पर हमले किए जा रहे हैं। मीडिया के सामने उन्होंने हाल ही में पीड़ित के पति पर हुए जानलेवा हमले का जिक्र किया और कहा कि यह घटना इस बात का प्रमाण है कि खतरा अब भी बना हुआ है। महमूद पर्चा ने सजा के निलंबन से जुड़े फैसले पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि इसने पूरे न्यायिक तंत्र की दिशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कानून का सिद्धांत यह है कि सजा के बाद राहत एक अपवाद होती है, न कि सामान्य प्रक्रिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि दोष सिद्ध हो जाने के बाद व्यक्ति आरोपी नहीं बल्कि दोषी होता है और उस स्थिति में दया दिखाना बेहद असाधारण परिस्थितियों में ही होना चाहिए। महमूद पर्चा ने सवाल उठाया कि क्या इस मामले में ऐसी कोई परिस्थिति थी जो दया दिखाने को जायज ठहराती हो। उन्होंने कहा कि अगर न्यायिक प्रक्रिया में देरी हुई है तो उसकी जिम्मेदारी पीड़ित पर नहीं डाली जा सकती। उनका कहना था कि गलती अगर किसी की है तो वह सिस्टम की है, न कि उस पीड़ित की जिसने न्याय पाने के लिए संघर्ष किया। मीडिया के सामने उन्होंने पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि को याद दिलाते हुए कहा कि शिकायत करने की कोशिशों को हिंसा के जरिए दबाने का प्रयास किया गया। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार के सदस्यों पर हमले हुए, उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने की कोशिश की गई। महमूद पर्चा ने कहा कि ऐसे इतिहास के बाद किसी को कमजोर और निरी बताकर दया का पात्र मानना न्याय की भावना के खिलाफ है। उन्होंने ओपन कोर्ट की अवधारणा का जिक्र करते हुए कहा कि हर न्यायिक फैसला जनता के सामने होता है और जनता को उस पर विचार करने और राय बनाने का अधिकार है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज के विवेक की परीक्षा है। महमूद पर्चा ने कहा कि इस फैसले से समाज में एक गलत संदेश गया है जो अपराधियों का मनोबल बढ़ा सकता है। उनके अनुसार इससे ये धारणा बनती है कि प्रभाव और दबाव के जरिए न्यायिक प्रक्रिया को मोड़ा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि केवल भौगोलिक सीमाएं तय कर देने से किसी की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती। मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि अपराध अक्सर सीधे हाथों से नहीं बल्कि दूसरों के जरिए अंजाम दिए जाते हैं। उनका कहना था कि ऐसे में पीड़ित की सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंकाएं बनी रहती हैं। महमूद पर्चा ने सरकार और संबंधित एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कई बार सुरक्षा देने के बजाय पीड़ित को ही सीमित कर दिया जाता है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी चिंता जताई और कहा कि इस पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में आगे की कानूनी लड़ाई बेहद कठिन है और इसके लिए समय और तैयारी दोनों की जरूरत है। महमूद पर्चा ने स्पष्ट किया कि पीड़ित पक्ष हार मानने के लिए तैयार नहीं है और वह पूरी ताकत से न्याय की लड़ाई लड़ेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि यह लड़ाई केवल अदालतों तक सीमित नहीं रह सकती। उनके अनुसार अगर देश की जनता इस मुद्दे पर अपनी आवाज़ बुलंद करती है तभी न्याय की उम्मीद जिंदा रह सकती है। मीडिया के सामने अपने बयान के अंत में महमूद पर्चा ने कहा कि यह फैसला आने वाले समय में एक मिसाल बनेगा। अब सवाल यह है कि यह मिसाल न्याय और पीड़ित के पक्ष में जाएगी या फिर इसे एक गलत संदेश देने वाले फैसले के रूप में याद किया जाएगा। आज देश के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा है जो सिर्फ किसी एक फैसले का नहीं बल्कि पूरे न्यायतंत्र की आत्मा का सवाल बन चुका है। ये सवाल किसी राजनीतिक दल से नहीं, किसी सरकार से नहीं, बल्कि सीधे न्याय व्यवस्था से पूछा जा रहा है। क्या सजा पाए हुए अपराधी को भी दया का पात्र माना जा सकता है जब उसकी वजह से आज भी विक्टिम और उसका परिवार डर के साए में जी रहा हो? जिस विक्टिम ने न्याय पाने के लिए वर्षों तक लड़ाई लड़ी, जिसने अपने पिता, अपने रिश्तेदार, अपने वकील तक को खो दिया, आज वही विक्टिम कह रही है कि उसे और उसके परिवार को जान का खतरा है। मल्टीपल एफआईआर दर्ज हैं, लगातार हमले हो रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं और हाल ही में उसके पति पर जानलेवा हमला हुआ है। ऐसे हालात में जब अपराध की सजा हो चुकी है, आरोपी अब आरोपी नहीं बल्कि दोषी यानी मुजरिम घोषित हो चुका है, तब सवाल उठता है कि उसे सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस यानी सजा पर रोक आखिर किस आधार पर दी गई। कानून का सिद्धांत साफ कहता है कि ट्रायल के दौरान बेल रूल होती है और बेल का इनकार एक्सेप्शन। लेकिन सजा के बाद ये सिद्धांत उल्टा हो जाता है। सजा के बाद बेल या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस देना नियम नहीं बल्कि अपवाद होता है।
आईपीसी की धारा 436 के तहत सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कोई अधिकार नहीं होता। ये कोर्ट का विवेकाधिकार होता है, यानी कोर्ट को ये तय करना होता है कि दोषी व्यक्ति वास्तव में दया का पात्र है या नहीं। और यहीं से सबसे बुनियादी सवाल पैदा होता है, क्या वह व्यक्ति दया का पात्र है जिसका पूरा आपराधिक इतिहास डर, हिंसा और सत्ता के दुरुपयोग से भरा हुआ है। ये वही व्यक्ति है जिस पर नाबालिग से बलात्कार का दोष सिद्ध हुआ। ये वही व्यक्ति है जिसने शिकायत न करने के लिए गैंग रेप करवाया। ये वही व्यक्ति है जिसके खिलाफ केस दर्ज होने के बाद विक्टिम के पिता को पुलिस कस्टडी में मरवा दिया गया। ये सिलसिला यही नहीं रुका। विक्टिम के कानूनी संघर्ष के दौरान उसके वकील की हत्या कर दी गई। उसके परिवार के 2 और सदस्यों को मार दिया गया। खुद विक्टिम पर हमला हुआ जिसमें वह किसी तरह बच पाए। इतने गंभीर अपराधों के बावजूद आज ये सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसा व्यक्ति निरीह, कमजोर और दया के योग्य माना जा सकता है। सजा पर रोक देने का तर्क ये दिया गया कि अपील सुनने में समय लगेगा। लेकिन ये देरी किसकी गलती है? विक्टिम की नहीं, ये देरी अदालतों की प्रक्रियाओं की है। तो फिर सवाल यह है कि अदालतों की देरी की कीमत विक्टिम क्यों चुकाए? क्यों उसकी सुरक्षा, उसका मानसिक संतुलन और उसका जीवन खतरे में डाला जाए? एक शर्त रखी गई कि दोषी व्यक्ति 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएगा। लेकिन क्या ये शर्त ऐसे व्यक्ति पर कोई मायने रखती है जिसने अपराध खुद नहीं बल्कि अपने लोगों से करवाए हों? क्या उसने खुद हाथ से हत्या की थी? नहीं। क्या उसने खुद गैंग रेप किया था? नहीं। उसने हमेशा अपने नेटवर्क, अपने गुर्गों और अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। तो फिर 5 किलोमीटर की सीमा किसे रोकेगी? उस व्यक्ति को या उसके नेटवर्क को जो सालों से अपराध करता आया है? इस फैसले का सबसे खतरनाक असर यह है कि इससे एक संदेश जाता है कि ताकतवर लोग न्याय व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। ये संदेश सिर्फ विक्टिम तक नहीं जाता, ये संदेश उन सभी लोगों तक जाता है जो ऐसे अपराधों को अंजाम देते हैं या देने की सोच रखते हैं। जब ऐसे मामलों में सजा पाए अपराधी को राहत मिलती है तो उसके समर्थकों और गुर्गों का हौसला 100 गुना बढ़ जाता है। विक्टिम का कहना है कि उसे सुरक्षा देने की बजाय सुरक्षा को ही एक तरह की कैद बना दिया गया है। बाहर निकलना मुश्किल, आवाज़ उठाना मुश्किल और हर कदम पर डर। राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर भी सवाल उठते हैं। क्या सरकारों का काम विक्टिम की सुरक्षा करना नहीं है? क्या पूरी ताकत अपराधी के पक्ष में बहस करने में ही लगाई जानी चाहिए? सीबीआई की भूमिका पर भी अदालतें सवाल उठा चुकी हैं। जांच अधिकारियों की निष्पक्षता पर टिप्पणी हुई, फिर भी क्या कोई जवाबदेही तय की गई? यह मामला अब सिर्फ एक केस नहीं रह गया है, ये पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता का मामला बन गया है। हमारे देश में ओपन कोर्ट सिस्टम है। इसका मतलब यही है कि फैसले जनता के सामने आते हैं और जनता को यह अधिकार है कि वह उन पर सवाल करे। फैसलों की आलोचना करना न्यायपालिका का अपमान नहीं बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद है। अगर जनता सवाल नहीं करेगी तो कल किसी और विक्टिम के साथ भी यही होगा। ये सवाल सिर्फ एक नाम का नहीं है, ये सवाल ये तय करेगा कि न्याय व्यवस्था किसके साथ खड़ी है, पीड़ित के या ताकतवर अपराधी के। क्या दया का मतलब अपराध को नज़रअंदाज करना है या दया का मतलब निर्दोष की रक्षा करना है? क्या न्याय का अर्थ सिर्फ कानून की किताबों में लिखा शब्द है या ज़मीन पर महसूस होने वाली सुरक्षा? आज देश की जनता को तय करना होगा कि वह चुप रहेगी या सवाल पूछेगी, क्योंकि अगर ऐसे मामलों में भी सवाल नहीं पूछे गए तो न्याय सिर्फ फैसलों में रह जाएगा, जीवन में नहीं। और यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह फैसला न्याय का प्रतीक है या न्याय व्यवस्था पर एक ऐसा सवाल जिसका जवाब देश को मिलना अभी बाकी है।